अस्सलामुअलैकुम। आज जो है तो हम चौथा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें पिछली बार हमने जो है तो प्रिपरेशन पढ़ा था। इसमें 4 अलग तरीक़ों से जो है तो हमने अल्किल हैलाइड को या एरोमेटिक हैलाइड भी आप बोल सकते हैं, वो तैयार किया था। ठीक है, आज जो है तो हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला जो है तो हमने बोर्ड पे लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब तबई खुसूसियात, वो खुसूसियात जिनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं, जिनका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है तबई खुसूसियात। ठीक है, अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्किल हैलाइड की तबई खुसूसियात की बात करें तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो है तो हमारे को दिया हुआ है, जिसको आप जहन में रखें। और इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ आमतौर पे ये भी और ये भी हमने 11वीं में जो है तो अल्केन में या हेट्रोकार्बन में जो है तो डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखिए। जैसा पहली जो तबई खुसूसियात है वो दिया हुआ है हमारे को नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी बैन सालमाती कुव्वतों की नोयत। ठीक है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं जनरल में यहाँ पर अल्किल हैलाइड लिखूं, यानी R बॉन्ड X, ठीक है, इंटरमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो कुव्वतें काम करती है वो किस तरह की होती है, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड लिखा हमने। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन रहेगा, यहाँ पर हैलोजन है का, चूंकि हैलोजन की बरकी मनफी खासियत कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये बंदिश पहले तो पोलर रहेंगी, खुद भी रहेंगी, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करेंगी, यानी इसके ऊपर पोलैरिटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। यानी इन शॉर्ट अगर एक जुमला हम कहें, हमने अल्केन में पढ़ा था कि अल्केन पैराफिन है, वो आमतौर पे रिएक्टिव एफिनिटी जाहिर नहीं करते हैं, यानी रिएक्टिविटी ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं, ड्यू टू कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो बरकी मनफी खासियत का फर्क होता है वो बहुत कम होता है या तकरीबन सेम होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ फर्क ज़्यादा होने की वजह से इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। यानी अल्केन के मुकाबले अल्किल हैलाइड पोलर कंपाउंड है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और यही पोलैरिटी जो है तो अगर आपको इनकी, अब ये पोलैरिटी को आप 2 तरीकों से बयान कर सकते हैं। एक होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ में, ठीक है, और एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ में, यानी बंदिश की पैमाइश और बंदिश की मजबूती। उससे पता चलेगा कि सालमात के दरमियान में कैसी जो है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती है। अब अगर मैं बोलूँ आपको, चलो पोलैरिटी तो पाई जाती है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट में मिटा देता हूँ। अगर मैं पूछूँ आपको कि भाई 3 तरह के या 4 तरह के हमारे पास में अल्किल हैलाइड है, यानी R बॉन्ड I, R बॉन्ड Br, R बॉन्ड Cl और R बॉन्ड F। अब अगर मैं पूछूँ आपको कि चलो बताओ आप इसमें कि भाई सबसे मजबूत बंदिश या बॉन्ड लेंथ, यानी जो लेंथ होती है वो किसकी रहेंगी, तो आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन दूसरी मदार में रहता है, इसका तीसरे मदार में, इसका चौथे, इसका 5वें। यानी जैसे जैसे आप पीरियड टेबल में फ्रॉम अप टू डाउन आएंगे हैलोजन फैमिली में, तो आप ये पाएंगे कि इनकी बंदिश की जो पैमाइश है यानी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। जैसे सबसे छोटी बंदिश किसकी रहेंगी, R बॉन्ड F की, ये बंदिश होती है 139 पाइकोमीटर की। ये पैमाइश से भी जो है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बंदिश जो है तो होती है 178 पाइकोमीटर की, तीसरी बंदिश होती है 193 पाइकोमीटर, और ये होती है 214 पाइकोमीटर। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि पोलैरिटी, और पोलैरिटी ने इफेक्ट किया बॉन्ड लेंथ पर, पोलैरिटी पाई जाती है। और अगर आप आयोडीन तक जाएंगे तो आयोडीन का जो जिसामत है वो भी बड़ी रहती है, इसलिए वो अल्किल ग्रुप से दूर रहता है। ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको दूसरा सवाल, ये मेन है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस जो है तो पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये बंदिश बड़ी है, मतलब ये बंदिश कमजोर है, ये बंदिश उससे छोटी है, मतलब ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी रहती है, R बॉन्ड F की, यानी फ्लोरीन जो है तो आसानी से बंदिश को तोड़ता
नहीं है। अति बात समझ में, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर बात करें हम, तो अल्किल फ्लोराइड से अल्किल आयोडाइड की तरफ अगर आप आते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। बॉन्ड लेंथ पर कैसे असरअंदाज होती है कि बॉन्ड लेंथ को वो बढ़ाती है, क्योंकि साइज ऑफ हेलोजन एटम इज इंक्रीज फ्रॉम अप टू डाउन। ये मैंने उलट किया हो, आपको ऐसा बोलना है, ठीक है। तो इंक्रीज होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी जो है तो इंक्रीज होती, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये जो है तो क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है तो अगर आप फ्रॉम अप टू डाउन आते हैं, यानी यहां से अगर शुरू करते हैं आप, तो ये मजबूत रहेंगी और सबसे कमजोर रहेंगी अल्किल आयोडाइड की बंदिश। दूसरे अल्फाजों में इसको आप ऐसा आसान कर ले कि अगर मेरे को बंदिश तोड़ना है, ठीक है, तो सबसे कम तवानाई, यानी अगर मैं बोलूं आपको कि सबसे कम तवानाई जो है तो किसको लगने वाली है, तो आप कहेंगे सर सबसे कम जो है तो अल्किल आयोडाइड को लगने वाली है 234 पाइकोमीटर, और इसको तकरीबन लगती है 400 केल्विन। एंथैल्पी में हम बयान करते हैं ना, तो 234 केल्विन इसको बंदिश तोड़ने के लिए लगेंगी, क्योंकि ये बंदिश कमजोर है। इसको तकरीबन 400 केल्विन लगेंगी। एक्यूरेट वैल्यू जो है तो हम बता दें 452, ठीक है। 452 केल्विन अगर तक आप गर्म करेंगे तब ये बंदिश टूटेंगी, यानी इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है तो आला दर्जे की पाई जाती है। तो पहला पॉइंट जो हमारा यही है कि अगर आप अल्किल आयोडाइड की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है तो अल्किल फ्लोराइड से अल्किल आयोडाइड की तरफ इंक्रीज होती, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्किल फ्लोराइड से अल्किल आयोडाइड की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये दो जुमले जो है तो आप याद रखें। चलो आसान बात। दूसरा जो पॉइंट हमारे को दिया गया है, दूसरा पॉइंट जब हमारे को दिया गया था बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन या ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि अगर आप नॉर्मल मुरक्कबात में अगर मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कंपैरिजन पूछूं आपको, आर बॉन्ड आई, आर बॉन्ड बी आर, आर बॉन्ड सी एल और आर बॉन्ड एफ, जनरल ना, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ मॉलिक्यूलर मास किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर आयोडीन की, यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अल्किल आयोडाइड का रहेगा, उससे कम अल्किल ब्रोमाइड, उससे कम अल्किल क्लोराइड और सबसे कम अल्किल फ्लोराइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में इजाफा हो रहा, मॉलिक्यूलर मास में इजाफा हो रहा तो सरफेस एरिया बढ़ रहा, और अगर सरफेस एरिया बढ़े, सतही रकबा बढ़े, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है, इजाफा होता है, ठीक है। अब एक दूसरी मिसाल, अगर मैं यहाँ पर लिखूं CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, फिर लिखूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, आखिरी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, चारों भी अल्किल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको बताओ इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 कार्बन, मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, नॉर्मल है सब यहाँ, तो इसका रहेगा सबसे ज्यादा 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, सबसे कम अल्किल क्लोराइड यानी मिथिल क्लोराइड का रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो जुमला इसमें कहा जाता है उसको भी आप याद रखें, यानी बॉइलिंग पॉइंट में ये तीसरा स्टेटमेंट हो जा रहा है हमारा। तीसरा ये कहा गया हमारे को कि अगर मैं यहां पर लिखूं, देखो ऐसा 1 2 3, इसको 4 ही कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सब क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, सॉरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये टर्शियरी ब्यूटिल, ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये एन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तीनों भी ब्यूटिल क्लोराइड है, मतलब तीनों की मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन आप जानते कि ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। और ब्रांच के लिए हमने रूल क्या पढ़ा है, ये हमारे को जो याद है वो क्या है कि ब्रांच में, यानी जब कोई मुरक्कब अगर शाखदार हो तो उसमें मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के साथ क्या होती है, जो सतही रकबा है, सरफेस एरिया है, वो कम होता और बॉइलिंग पॉइंट में कमी वाक़ होती है। यानी इन तीनों मुरक्कबात में सबसे कम रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम रहेगा इसका, सबसे कम जो है तो इसका, उससे कम इसका,
सॉरी उससे ज्यादा इसका और सबसे ज्यादा रहेगा इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। सबसे कम, हम कम की बात कर रहे हैं ना, सबसे कम रहेगा इसका, उससे ज्यादा, सबसे कम तो नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा रहेगा इसका और सबसे ज्यादा रहेगा इसका, क्योंकि ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है, इसलिए इसका कम रहेगा यानी डिक्रीज होगा। और इसके अंदर एक ही ब्रांच है क्लोराइड या हैलाइड की शक्ल में, इसलिए इसका इसके मुकाबले ज्यादा रहेगा। और इसमें ब्रांच है ही नहीं, ये नॉर्मल चेन वाला है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा रहेगा, यानी सबसे ज्यादा इसका, 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये। अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो ऐसा भी आप जो है तो बोल सकते हैं, सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, यानी आप दोनों तरीकों से जो है तो इसको बयान कर सकते हैं। चलो, ये तो थी दूसरी बात। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हमारे को दिया गया है वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में तो आपको पता है कि भाई पोलर कंपाउंड है तो पोलर में सॉल्युबल तो होने चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, हल्पजीरी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं R बॉन्ड X को पानी में मिलाऊं, ठीक है, तो अब पता है आपको अल्किल हैलाइड के भी कई सारे सालमाद रहेंगे, R बॉन्ड X। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि ये पानी में अगर हल करना है हमारे को, अगर अल्किल हैलाइड को, कोई भी अल्किल हैलाइड अगर पानी में हल करना है तो उसने पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करनी चाहिए। लेकिन क्या करता है, अल्किल हैलाइड जो रहता है वो पोलर तो है, लेकिन उसका जो एक्सटेंड रहता है, उसका जो झुकाव रहता है हाइड्रोजन बंदिश तैयार करने के लिए, वो पानी के साथ नहीं रहता बल्कि दूसरे अल्किल हैलाइड से रहता। इंटरेस्टिंग बात, हाँ, दूसरे अल्किल हैलाइड से रहता, यानी हाइड्रोजन बंदिश तैयार तो करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जाहिर तो करेगा, लेकिन किसके साथ, अपने ही जैसे मुरक्कब के साथ, अपने ही जैसे सालमे के साथ, यानी पानी के साथ में ये इंटरमोलिकुलर बैन सालमाती हाइड्रोजन बंदिश तैयार नहीं करता। इसलिए डायरेक्ट जवाब हमारा कि ये पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक है, अल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर काहे में सॉल्युबल है, तो आप कहेंगे सर जो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ये आसानी से जो है तो हल हो जाता है, क्योंकि पोलर कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी बात एरिल हैलाइड, ये तो हमने अल्किल हैलाइड की बात की, एरिल हैलाइड के लिए भी सेम ही बात है कि एरिल हैलाइड भी सेम एक्सटेंड में वो पानी के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार नहीं करता, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बंदिश तैयार करता है, उसमें रेजोनेंस का इफेक्ट भी जाहिर होता है, इसलिए वो भी पानी में जो है तो एरिल हैलाइड भी पानी में इनसॉल्युबल है। लेकिन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये भी जो है तो आसानी से हलपजीरी जाहिर करते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल कंपाउंड है, लेकिन पानी के अंदर ये गैर हलपजीर मुरक्कबात जो है तो होते हैं, अल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। चलो, ये तो थे 3 बातें जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है तो बयान किया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से शुरू होती है जो तो नई चीजें। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में यहाँ जो हमारे को हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग बोलता हूं मैं आपको, हेडिंग जो है तो दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, यानी हैलोजन जो हैलोजनी महासिल है उनमें नूरी, ऑप्टिकल मतलब नूरी, बसरी, ठीक है, आइसोमेरिज्म तो पता है आपको, ऐसे दो या दो से ज्यादा मुरक्कबात जिनका सालमी ज़ाब्ता एक हो लेकिन उनका साख्ती ज़ाब्ता अलग हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं और उनके जरिए जो खुशियाँ जाहिर होती है उन्हें आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा हमने अल्कीन जब पॉइंट पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था 11वीं में। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी हमने वहां बयान किया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर के नाम से। आइसोमेरिज्म में टाइप पढ़े थे हमने, उसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी हमने पढ़ा हुआ है। खैर, यहाँ पर शुरुआत कैसे की गई है, यहाँ कुछ पॉइंट जो हमारे को दिए गए हैं। जैसा पहला दिया हुआ है कायरल, क्या दिया हुआ है, कायरल एंड मोलिकुलर कायरलिटी।
कायरिलिटी, ठीक है। चायरल, कायरल, जो आपको ठीक लगे। उर्दू में इसको हम कहते हैं गैर मुतशाकिल। कायरल कार्बन हमने पढ़ा हुआ है, बस वही पढ़ना है हमारे को। यानी मॉलिक्यूलर कायरलिटी का मतलब क्या होता है? सालमे की गैर मुतशाकालियत, या गैर क्या बोलेंगे इसको आप, सालमे की कायरलिटी, यानी सालमा के अंदर जो अनासिर है उनमें क्या कायरलिटी पाई जाती है, क्या वो कायरल है, ठीक है, वो हमारे को एक्सप्लेन करना है। तो देखो दो मिसालें मैं दूंगा, एक हमारी जनरल और एक बुक की। तो बुक जनरल जो मिसाल है हमारी वो तो एकदम आसानी है। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन, तो पढ़ा हमने, ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों मुतबादिल या चारों जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अगर अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं, ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। अब यहाँ ये तो आसान बात है, ए बी सी डी चारों अलग अलग है, इसलिए कायरल कार्बन। बुक में जो मिसाल दिया गया है वो ऐसे दिया हुआ है कि अगर आप 2-क्लोरोब्यूटेन ले, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन में नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4, और यहां पर एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया हुआ है कि कार्बन नंबर 1, यह कार्बन नंबर 1 से क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो देखो कार्बन नंबर 1 से क्या है, एक हाइड्रोजन, 3 है ना यहाँ पर, 2 3, और चौथा क्या जुड़ा हुआ है, देखो आप CH Cl CH2 CH3, ठीक है। कार्बन नंबर 2, चलो पहले कार्बन का बता दिया हमने, ये कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, देखो कार्बन, फिर है सॉरी इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर है Cl, फिर है CH3, ये वाला, ये भी जुड़ा हुआ है इससे, और फिर है CH2 बॉन्ड CH3। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 3, इससे क्या जुड़ा हुआ है, देखो बराबर कर देता हूं मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर जुड़ा हुआ है तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, CH Cl बॉन्ड CH3, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर जुड़ा हुआ है लास्ट वाला चौथा CH3। और कार्बन नंबर 4 से, यह कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, और फिर है CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3। चलो आपको देखना क्या है, ये मैंने मिसाल दिया, इसमें से 4 जो है तो ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग मुतबादिल जुड़े हुए, जैसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो कट गया, ये कार्बन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 C2H5, मतलब ये बिल्कुल कायरल कार्बन, हो सकता ही नहीं, अब तो है नहीं ऑप्शन हमारे पास, ये है बिल्कुल कायरल कार्बन। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस मुरक्कब में ये जो कार्बन जोड़ है ये है हमारा कायरल कार्बन, ठीक है। यानी सालमे की ये है कायरलिटी, कि वो कायरल कार्बन है या नहीं है, उसको हम किस तरह से बयान कर सकते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर बयान की गई है कि जो कायरल कार्बन रहता है, जैसे ये है ना, तो इसको हम बयान करते हैं, उसको जाहिर करते हैं स्टार से, और इसको कहा जाता है एस्टेरिस्क, यानी एस्टेरिस्क अगर कहीं पर नजर आया आपको स्टार आसान अल्फाजों में, तो आप कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन जो है तो मौजूद है। चलो इतना समझ में आया, यानी एस्टेरिक से जाहिर करते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, और सालमे में कायरलिटी किस तरह से जो है तो एक्सप्लेन की जाती है, ये हमने जो है तो पढ़ा है। इसके बाद जो है तो हमारे को हेडिंग जो है तो दिया हुआ है सिंपल, कि भाई कायरल कार्बन की आप डेफिनेशन कैसे बयान करेंगे। तो देखो एक मिसाल दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, स्टीरियोआइसोमर को भी आप याद रख ले तो आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ लिखा मिसाल के तौर पे 2-क्लोरोब्यूटेन, यानी ये क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ते हम, और यहाँ पर CH3 CH2 Cl सॉरी CH, फिर Cl और C2H5, यहाँ लिखा मैंने इसको इस तरह से, C2H5। चलो चलता, हाँ। अब अगर मैं पूछा आपको कि आपको नजर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे को जैसा हम आईने में देखते हैं, आईने में अगर मैं ऐसा हाथ देखूं तो ये हाथ मेरा कैसे नजर आएगा, ये नजर आएगा ऐसे,
ठीक है, ये हाथ नजर आएगा जो है तो ऐसे। फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रख दूँ, यानी ऐसे ऐसे रख सकता हूँ मैं, तो क्या मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से छुप जा रहा, पूरा इम्पोज हो जा रहा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये आपके जो थंब है वो हमारे को नजर आ रहे। बस यही है ये तो पॉइंट हमारा, कि ये एक दूसरे के हैं मिरर इमेज। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है 2-फ्लोरोब्यूटेन, और बीच में है मिरर, आईना, ठीक है, और ये है इसकी मिरर इमेज। जैसे ये ऐसा बताया ना मैंने, ऐसा अगर देखेंगे आप तो ये ऐसा नजर आएगा, ऐसा, यानी ये क्लोरीन किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, ऐसा देखते हैं, ठीक है, ऐसा थंब है मेरा राइट हैंड साइड में। जब देखेंगे तो ये नजर आएगा ऐसा, यानी ये क्लोरीन आ गया लेफ्ट साइड में। और फिर जब मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो फिर कैसे हो जाएगा, देखो, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं, ये तो जैसा के वैसा, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर जुड़ा हुआ है CH3, फिर है Cl, देखो ये आएगा हाइड्रोजन के पास में, हाँ, यानी Cl से छुप नहीं जा रहा है, छुप नहीं जा रहा है मतलब उसको पूरा कवर नहीं कर पा रहा, इम्पोज नहीं कर पा रहा है, मतलब ये है नॉन सुपर इम्पोसिबल, इम्पोसिबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोसिबल, उर्दू में कहा जाता है गैर इंतबाक पजीर। बस यहाँ तारीफ यही कही गई है कि अगर ऐसे मुरक्कबात जो मिरर इमेज हो और एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, तो वो कार्बन या वो मुरक्कबात कायरलिटी जाहिर करते हैं, और वो जो कार्बन रहता है जिसपे हमने कायरलिटी बयान किया है, उस मुरक्कब को या उस कार्बन को आप कहते हैं कायरल कार्बन। ये थोड़ी हार्ड वाली डेफिनेशन होगी, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर मुरक्कब में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर उसका मिरर इमेज होता है, यानी उसका मिजाजी अक्स होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे हमने उठा के इसको इसके ऊपर रखे, तो वो अगर गैर इंतबाक पजीर या नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं तो वो मुरक्कबात कायरलिटी जाहिर करेंगे, और जो कार्बन बीच में हमने जो सेंटर में बनाया है, तो वो कार्बन जो कायरलिटी जाहिर कर रहा है वो कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। ये टफ वाली है, आसान वाली याद रखें। ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाले चारों मुतबादिल मुख्तलिफ होते हैं, वो कहलाते हैं गैर मुतशाकिल कार्बन या कायरल कार्बन। आसान वाली तारीफ। चलो, ये तो हो गया कायरल, कायरलिटी का जो हमने जिक्र कर दिया। दूसरा हमारे कहा गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, PPL शुआए, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मुस्तविनुमा शुआए, सतह तकतीब शुदा नूर, ठीक है, जो आपको आसान लगे। अब ये क्या बोला है, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, हमारे पास में दो चीजें हैं, देखो, एक है कॉमन लाइट जिसका वाइब्रेशन, जिसका इर्तियाश तमाम सिम्त में होता है, ऐसे, ठीक है, हर सिम्त में वो फैलती है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो इर्तियाश है, वो तमाम सिम्त में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन शुआओं को निकोल मंशूर, जो डबल प्रिज्म होता है, निकोल साइजदा का नाम है, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए, इसको कॉमन लाइट को, ये है आम रोशनी, तो जो रोशनी हासिल होगी उसका वाइब्रेशन एक ही सिम्त में होगा, उसका फैलाव, उसका इर्तियाश एक ही सिम्त में होगा, इसलिए ये शुआए PPL शुआए कहलाएगी, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज हमारी को जो है, तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव, उसमें जो है तो ये दिया हुआ है, यानी अब दो हो गए हमारे, कायरल मॉलिक्यूलर कायरलिटी, और उसके बाद में प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलो, तीसरी चीज जो है हमारे उसमें दिया हुआ है, जो हमारे को पढ़ना है आप आसानी के लिए, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी मेन टॉपिक अब है हमारा मनाजिरी अम्लियत, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मनाजिरी अम्लियत, नूरी अम्लियत, बसरी अम्लियत। अब ये क्या होता है, तारीफ। अगर मैं कोई एक एक्वस मुरक्कब लूं, देखो एकदम आसानी से हम समझा रहे,
यानी मैंने यहाँ एक एक्वस कंपाउंड लिया, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज लिया, ठीक है, और दूसरी मिसाल में पानी लिया, ठीक है, पानी का एक्वस नहीं भी चलेगा। ग्लूकोज का मैंने लिक्विड बनाया और इसके ऊपर देखो प्लेन पोलराइज लाइट, दो ही बना रहा हूं मैं आसानी के लिए। अगर गुजारा मैंने, तो आप जानते हैं कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है, पानी के ऊपर भी मैंने गुजारा सेम पीपीएल शो आए, दो ही वाइब्रेशन, दो ही ये तो मैं रेस बता रहा हूँ, लाइट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज इन शुआओं को, जिसका इर्तियाश एक ही सिमत में हो रहा है यानी ऊपर की तरफ, तो मे बी पॉसिबल कि जब वो ट्रांसमिट हो शुआएं ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज के ऊपर आप गुजारेंगे उसको, जब ट्रांसमिट होंगी तो आप ये देखेंगे कि मे बी पॉसिबल कुछ शुआएं ऐसी हो या कुछ शुआएं ग्लूकोज कुछ शुआओं को 3 बता देते हैं, अभी 3 बता देंगे, यहाँ भी 3 बन गया था एक्स्ट्रा इसलिए। तो वो मुस्तविनुमा शुआओं को दाएं जानिब या फिर जो है तो बाएं जानिब, यानी दोनों तरफ जो है तो रोटेट करने की घड़ी। अब इसको एक और अच्छे अल्फाजों में जो बुक में हमारे इस्तेमाल किया गया है कि देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्लूकोज का हमने आबी महलूल लिए, उससे पीपीएल शुआओं को गुजारे, तो आपने ये देखा कि ग्लूकोज ने इन शुआओं को घड़ी की सुई की सिमत क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो डायरेक्शन में रोटेट किया। अगर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिविटी जाहिर करता है। फिर दूसरी मिसाल, पानी के ऊपर जब आपने गुजारा पीपीएल शुआओं को, तो आप देखेंगे कि जब वो ट्रांसमिट हुई तो आपको शुआएं ऐसी ही हासिल होंगी, यानी पानी। अब देखो क्या बोला हमने, ऑप्टिकल एक्टिविटी कब जाहिर करता हूं रखा, जब वो पीपीएल शुआओं को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। पानी ने किया क्या? नहीं, मतलब पानी जो है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, पानी मनाज़िरी अमलियत जाहिर नहीं करता है, ठीक है। इसी में देखो आपको याद क्या रखना है, तारीफ तो आसानी समझ में आ गई होंगी आपके, इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी में कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी होती कैसे है या इसको हम कैसे बयान करते हैं, और वो बयान करते हैं क्योंकि आइसोमेरिज्म पढ़ना है हमारे को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ वो पॉइंट है कि जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है ग्लूकोज या कोई दूसरा मुरक्कब, वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में घुमाता है वो रोटेटरी, रास्त गर्दान चिप गर्दान, यानी ऐसा मुरक्कब, ऐसा आबी मुरक्कब जो मुस्तविनुमा शुआओं को घड़ी की सुई की सिमत घुमाए, ये घुमाता है क्लॉकवाइज और ये घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहलाता है लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम जाहिर करते हैं आमतौर पे पॉजिटिव साइन से, ठीक है, या स्मॉल डी से। लियो को हम जाहिर करते हैं निगेटिव से या स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखें। देखो तारीफ क्या है, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो पीपीएल शुआओं को घड़ी की सुई की सिमत क्लॉकवाइज घुमाता है या हरकत देता है, वो कहलाता है रास्त गर्दान या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम पॉजिटिव से या स्मॉल डी से जाहिर करते हैं। लियो रोटेटरी जो पीपीएल शुआओं को घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, रोटेट करता है, उसको हम कहते हैं लियो रोटेटरी यानी चिप गर्दान या गर्दान लिख लिया, ठीक है। और इसको जाहिर करते हैं हम निगेटिव से, सिंबल उसका, या फिर एल से, स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो है तो आप याद रखें, ठीक है। चलो इस टॉपिक का जो है तो हमारा आखिरी पॉइंट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्चर, खत्म कर रहे हैं बस हम पास्चर ये भी है मेरे ख्याल से यहाँ पास्चर ने क्या किया, यहाँ एक नया पॉइंट इनेंशियोमर का बयान किया। अब इनेंशियोमर क्या है,
इनेंशियोमर होते हैं देखो ऐसे मिरर इमेज मुरक्कबात, है वही स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्ट्रो वही है, बस यहाँ हम थोड़ा सा इसको दोबारा बयान करते हैं। इनेंशियोमर होते क्या है, तो हम कह रहे हैं ऐसे मिरर इमेज कंपाउंड जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, या पास्चर ने कहा था इनेंशियोमर। इसके स्ट्रक्चर वाइज को ऐसे बयान किया जाता है। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन का अगर मैं बनाऊं 2 क्लोरोब्यूटेन के इनेंशियोमर, ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे, सिंपल, या C2H5 या Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, मिरर इमेज बोला हमने, अभी जो बनाया था मैंने वही सेम, और यहाँ पर Cl CH3H, यहाँ पर C2H5, बस आपको नाम नीचे लिखना है, ये क्या है। हाँ अब हाँ एक और चीज कि भाई आप बोलेंगे फिर डेक्स्ट्रो कौन से स्ट्रक्चर पे कैसा पहचानेंगे और लियो कौन से, लियो कब रहेगा या डेक्स्ट्रो कब रहेगा। तो एक उसूल ये कहा जाता है कि अगर ज्यादा जूरियत वाला नासिक राइट हैंड साइड में रहे तो पीपीएल शुआओं को राइट हैंड साइड यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में रहे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यानी इसमें क्लोरीन की बात हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो है तो पीपीएल शुआओं को रोटेट करता है, यानी ये रहेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी इसका नाम अब देखो इनेंशियोमर में क्या हो गया, डी या फिर प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन, और ये एल क्योंकि ये लेफ्ट साइड में एल या -2 क्लोरो